नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर त्रिशूल। कोरोना काल और सोशल मीडिया के ज़माने में चुनाव प्रचार का स्वरूप भी बदल गया है। राजनीतिक दल वर्चुअल रूप से मतदाताओं को साधने की तैयारियों में जुटे हैं। मतदाताओं को पहुंचने के लिए सोशल मीडिया पर पार्टियों द्वारा अकाउंट भी बनाए गए हैं। इसी के साथ सोशल मीडिया पर प्रत्याशियों और उनके समर्थकों में वार पलटवार की जंग छिड़ी है। अमेरिका से लेकर भारत तक सोशल मीडिया के बढ़ते प्रभाव ने लोगों के वोट देने के फैसले पर गहरा असर डाला है। डिजिटल मार्केटिंग कंपनी एडीजी ऑनलाइन की रिपोर्ट बताती है कि 2019 लोकसभा चुनाव में 50% फर्स्ट टाइम वोटर और 40% देश के युवा वोटरों ने सोशल मीडिया से प्रभावित होकर अपना वोट दिया था। साफ है कि सोशल मीडिया नई जनरेशन के युवा वोटरों के फैसले को बदलने की क्षमता रखता है। ऐसे में आज हम यहाँ जानेंगे कि फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप कैसे आपके वोट देने के फैसले को बदल सकता है। एक रिपोर्ट में इस बात का जिक्र है कि वोटर के दिमाग पर कब्जा करने के लिए बड़े स्तर पर राजनीतिक पार्टियों की आईटी सेल काम कर रही है। यही नहीं, सोशल मीडिया पर ग्रुप बनाकर या ऐप के जरिए ट्रोलर्स की आर्मी खड़ी की जा रही है। ये के सारे में कभी भी किसी पत्रकार या आम लोगों को ट्रोल करने लगते हैं। इसके अलावा वोटर्स के सामने इंटरनेट या सोशल मीडिया के जरिए जानकारियों की बाढ़ आ जाए तो क्या वो सही और गलत की पहचान कर पाएंगे? इसका कोई जवाब नहीं। राजीव गांधी जी का विजन आज हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण हो गया है। कितने वर्ष पूर्व उन्होंने ये भांप लिया था, टेक्नोलॉजी को भारत में लाए। लोगों ने विरोध भी किया, विपक्षी पार्टियों ने, उसके बावजूद टेक्नोलॉजी को लाए। 21वीं सदी के भारत का सपना देखा, आज वो विजन साकार हो रहा है। उस टेक्नोलॉजी के माध्यम से भारतीय लोकतंत्र जीवित रहेगा। और चुनाव आयोग की अहम जिम्मेदारी, मैंने जैसा कहा, चुनाव आयोग को ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि केंद्र सरकार अपनी किसी प्रकार की चंड चालाकी इसमें ना कर सके। ये देखने वाली बात। नमस्कार। सोशल मीडिया एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसे हम डिनाई नहीं कर सकते। और आने वाले विधानसभा चुनावों में, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे पंजाब हो, चाहे वो उत्तराखंड हो, मणिपुर हो या गोवा हो, सोशल मीडिया एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। कोरोना काल में जब सबकी मूवमेंट्स रिस्ट्रिक्टेड हैं, बहुत बड़ी रैलियां नहीं हो रही, तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में सोशल मीडिया इज गोइंग टू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। और जब हम युवाओं की बात करते हैं तो आप देखते हैं कि अधिकतर युवा आज सोशल मीडिया पे है। और सोशल मीडिया अपने आप में एक इंपॉर्टेंट टूल है कि जब हम अपनी सरकार की पॉलिसीज, जो हमने कार्य किए हैं, उस कार्यों को हम युवाओं के बीच में लेके जाते हैं, उस कार्यों को हम महिलाओं के बीच में लेके जाते हैं, उस कार्य को हम अपने मजदूर भाइयों के बीच में लेके जाते हैं, अपने किसान भाइयों के बीच में लेके जाते हैं, तो सर्टेनली इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, नोबडी कैन डिनाई दैट। लेकिन सिर्फ सोशल मीडिया ही चुनाव जिताता है ऐसा नहीं। जो कार्य हम 5 साल करते हैं, उस कार्यों को हम जनता के बीच में लेके जाते हैं, उसमें 1-to-1 संपर्क भी हमारा रहता है। चाहे हमारा वो पन्ना प्रमुख हो, चाहे हमारा शक्ति केंद्र का कार्यकर्ता हो, चाहे हमारा मंडल का कार्यकर्ता हो, या जिले का कार्यकर्ता हो, या प्रदेश का कार्यकर्ता हो, हम एज ए टीम काम करते हैं और सब हम जनता के बीच में जाते हैं। बट इससे हम बिल्कुल भी डिनाई नहीं कर सकते दैट सोशल मीडिया, ऑफ कोर्स इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये एक ऐसा टूल है जो हम बैठे बैठे अपनी पॉलिसीज को हम जनता के बीच में लेके जाते हैं। जय हिंद, जय भारत। सोशल मीडिया का ये जो दौर है, ये कहीं ना कहीं मन स्थिति को तय करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिकाएं अदा कर रहा है। 24 घंटे एक ऐसी डिवाइस जो आपके पास है, मोबाइल, उसमें तरह तरह के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जानकारियां साझा करते हैं। और इन्हीं जानकारियों में कुछ जानकारियां ऐसी होती हैं जो आपको तय करने पे मजबूर कर देती हैं कि आखिर आपको क्या करना है। और शायद यही सोशल मीडिया का बढ़ता प्रभाव है कि उस सच को जानने का प्रयास शायद मध्यम पड़ता जा रहा है। जिस सच के लिए शोध किए जाते थे, जिसके लिए विश्लेषणात्मक सामाजिक बहस का आयोजन किया जाता था,
और इसी मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ तीन मेहमान जुड़े हुए हैं। महेंद्र निराला बीजेपी से, वरुण पुरोहित प्रवक्ता कांग्रेस से और अनूप मिश्रा साइबर एक्सपर्ट। आप तीनों का स्वागत है एनबी न्यूज पर। महेंद्र जी, ये जो दौर है वर्तमान का, हर इंसान को तय करने में बड़ी भूमिका है आज मोबाइल की और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की। तो कभी कभी जानकारियां इसमें अच्छी भी होती हैं और कभी कभी सच्ची भी होती हैं, लेकिन बहुत जानकारियां इसमें झूठी भी होती हैं। तो फैक्ट चेक भी इसमें चल रहा है, सब चीज़ें चल रही हैं। लेकिन क्या लगता नहीं है कि बहुत ज़्यादा प्रभाव मनुष्य के जीवन पर और सामाजिक परिप्रेक्ष्य में आज सोशल मीडिया का हो गया है इस समय? नमस्कार। देखिए, सोशल मीडिया जो है वो आज हर आम व्यक्ति का जो है एक इम्पोर्टेंट हिस्सा, जीवन का हिस्सा बन गया है। हम अपना बहुत सा समय सुबह शाम जो है, जब भी समय लगता है, हम एक माध्यम है जिससे थ्रू हम एक वर्चुअल दुनिया में कनेक्ट हैं और नई से नई इनोवेशंस, नए से नए टूल्स हमारे बीच में आते जा रहे हैं। और आप ये देखेंगे कि युवाओं का जो रुझान है इस तरफ, वो बहुत ही ज्यादा है। वो बहुत ज्यादा समय जो है वो सोशल मीडिया पे ही बिताते हैं। पार्टियां आज जिस तरह से कोविड काल का समय चल रहा है, इलेक्शन कमीशन ने जी मीडिया और आज भारतीय जनता पार्टी जो है वो सारे के सारे प्रदेशों में आप देखते होंगे सबसे मजबूत इसमें जो है वो इकाई है सोशल मीडिया के माध्यम से। क्योंकि हमने शुरू से ही 2014 में जो एक बहुत महत्वपूर्ण रोल जो है वो सोशल जो प्रतिक्रिया अपनी सपोर्ट के जिस तरह से कोविड काल में हुई और अभी इन ठीक है, मैं आता हूँ महेंद्र जी आपके पास। विकास का एजेंडा है। मैं आता हूँ महेंद्र जी। वरुण पुरोहित जी, सोशल मीडिया तय कर रहा है मन स्थिति को। ये विचारक भी है और घातक भी है वर्तमान परिप्रेक्ष्य में। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि सोशल मीडिया पर कोई कुछ भी कह सकता है, स्वतंत्र है बोलने के लिए। सुन नहीं पा रहा चंद्रशेखर जी, लगातार बोले जा रहे हैं। महेंद्र जी कहने का ये है कि विपक्षी चीजों का वो कर। ठीक है महेंद्र जी, मैं आऊंगा आपके पास। महेंद्र जी। जी जी वरुण जी। बिल्कुल, सोशल मीडिया कहीं ना कहीं बड़ा फर्क इस समय व्यक्ति की मनस्थिति पर डाल रहा है कि उसे क्या करना है, क्या नहीं करना है। राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में आखिर किसके साथ होना है, किसके साथ नहीं होना है, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो सोशल मीडिया पर इस समय। आप त्रिशूल भी सही कह रहे हैं। ये सोशल मीडिया पे जो प्रोपोगंडा चल रहा है, मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन चलती है, रूमर्स चलती हैं, हाफ ट्रूथ्स दिखाए जाते हैं, ये इन्फ्लुएंस करते हैं पब्लिक ओपिनियन को। और खास करके आपने बताया प्रोग्राम में, युवा जो है आज 2 साल से तो वैसे ही स्कूल कॉलेज भी नहीं गए, दिन भर मोबाइल लेके घरों में सबका आने, बच्चे उसमें लगे रहते हैं। वो ज्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं उससे। जो बनस्पत जो परिपक्व है, जिसने 10-20 साल का जीवन देख लिया, रोटी रोजगार, महंगाई, निजीकरण की जो व्यवस्थाएं समझ रहा है, जो बच्चों को पालने में जिसको कठिनाइयां आ रही है वो समझ रहा है। लेकिन क्योंकि आज सच्चाई है, राजीव गांधी जी का सपना था एक टेक्नोलॉजिकल इंडियन बनाने का, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इंडिया में करने का, उनका विजन था इतने साल पहले। आज देखिए वो एक माध्यम बन गया चुनाव कराने का महामारी के दौरान, जो विपक्ष जिसका विरोध किया करता था। लेकिन मैं पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहता अभी। ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है, इसका दोनों काम नेगेटिव भी जा सकता है, पॉजिटिव भी जा सकता है। पॉजिटिव जो हम यूज ले रहे हैं, बैंकिंग में ले रहे हैं, अपने में अभी मेडिकल हेल्पलाइंस में ले रहे हैं, कितना इसमें लिया, रोबोटिक सर्जरी में काम आ जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फायदे की भी है और नेगेटिव कितनी इन्फ्लुएंस करेगी। ये टेक्नोलॉजी हमारे लिए फायदे की भी है, नुकसान भी कर सकती है अगर हमने हमारी लक्ष्मण रेखा पार कर ली। लक्ष्मण रेखा को कैसे रोकेंगे? क्योंकि हमारे पास खुद के सर्च इंजन नहीं है, खुद की इंटरनेट की लाइन नहीं है।
बाहर विदेशों से कंट्रोल होते हैं सर्च इंजन, हम चाइना रशिया की जैसे तो बन नहीं पाए अभी तक। अगर हम अपना खुद का सर्च इंजन, हमारे खुद के गूगल फेसबुक होते तो आज हम किसी से कंट्रोल नहीं हो सकते थे। ये बस सबसे बड़ा खतरा देश को, हमारे देश को ये। अभी मैं कल देख रहा था टीवी पे, आपके चैनल पर आपने इंफॉर्मेशन दी कि पाकिस्तान से जो ऑपरेट हो रहे हैं कुछ वो एप्स को या यूट्यूब चैनल्स क्या उनको प्रतिबंध लगाए सरकार ने। इसमें देखिए जुडिशरी, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव, इसको जैसे टेक्नोलॉजी भागती है उसके साथ भागना पड़ेगा जब आप इसको कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि आज नए से नए एप्स आ जाते, नई टेक्नोलॉजी, नए एडवांसमेंट हम ही नहीं समझ पाते, हमको 4-4 5-5 दिन आप लोगों को सीखना पड़ता है, बच्चों को सीखना पड़ता है। तो ये जो एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी, ये जब तक इसकी रफ्तार के साथ नहीं चलेगी हम इसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। और विदेशी अपने खुद के इंटरेस्ट में या पूंजीवादी अपने खुद के इंटरेस्ट में या राजनीतिक पार्टियां, संगठन या इंडिविजुअल नेता अपने इंटरेस्ट में कोई ना कोई मैनिपुलेशन इसमें करेंगे। ये चीज जो है चुनाव आयोग को देखना होगा। मैंने आपको पहले कहा चुनाव आयोग की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। ठीक है, सारे संसाधन चुनाव आयोग के पास है नहीं, टेक्नोलॉजी को कंट्रोल करने को केंद्र सरकार के पास है। तो चुनाव आयोग का सबसे अहम रोल रह जाता है कैसे पारदर्शिता हो चुनावों में, जनता का विश्वास हमेशा लोकतंत्र में, चुनाव आयोग में बना रहे। बात आ रहा हूं आपके पास। अनूप जी, बड़ा ये जो सोशल मीडिया है इसका बड़ा अच्छा प्रभाव ये भी है कि मैं एक जगह देख रहा था, आज कांग्रेस ने कहा नौकरियां देंगे, सपा ने कहा नौकरियां देंगे, बसपा ने कहा नौकरियां देंगे, बीजेपी ने कहा नौकरियां देंगे युवाओं को। तो नीचे चौथे पांचवें व्यक्ति ने इन चारों के कैप्शन को एक स्क्रीनशॉट लिया और कहा कि इतनी नौकरियों का युवा क्या करेंगे जब सब नौकरी दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मन पर प्रभाव डालता है और विश्लेषण करने के लिए बड़ा माध्यम है। लेकिन जैसा कि जग जाहिर है, मशहूर है कि हम दुरुपयोग करने में ज़्यादा माहिर हैं, हर चीज़ का उपयोग से ज़्यादा। तो थोड़ा सा आप इसके बारे में मुझे विस्तृत जानकारी दीजिए कि वाकई में हम दुरुपयोग करने में मशहूर हैं, तो इस जगह भी मशहूर हैं या हम इसका उपयोग ज़्यादा कर रहे हैं या दुरुपयोग ज़्यादा कर रहे हैं? धन्यवाद चैनल पे इनवाइट करने के लिए आपको और आपकी टीम को। देखिए, जहां तक प्रश्न जो अपना सोशल मीडिया के यूजेस को लेकर के है और जहां तक स्टैटिक्स की बात है या इसके यूजेस को राइट एंड रॉन्ग डायरेक्शंस में यूज करने के लिए है, तो हर चीज का एक प्लस एंड नेगेटिव पॉइंट दोनों ही फैक्टर्स उसके काम करते हैं। तो आज की डेट में जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो सोशल मीडिया का दुरुपयोग कर रही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री इसका सदुपयोग कर रही है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। बजाय सोशल मीडिया का इंफॉर्मेशन करेक्ट या वैलिड इंफॉर्मेशन सर्कुलेशन के बजाय इसका इस्तेमाल जो है मीम्स बनाने में, हाफ कुक फैक्ट्स प्रेजेंट करने में या एक तरीके से परसेप्शन को बिल्ड करने में या परसेप्शन को डिस्ट्रॉय करने में इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर हम स्टैटिक्स की बात करें तो जब 2014 में चुनाव हुए थे उस वक्त सोशल मीडिया का जो देश के अंदर स्टैटिक्स था, जो यूजर स्टैटिक्स थे, वो हार्डली 15 करोड़ जनता थी उस टाइम जी। चाहे वो फेसबुक पे हो, चाहे वो ट्विटर पे हो या वो पुराने कोई प्लेटफॉर्म्स जैसे ऑर्कुट वगैरह तो बंद ही हो गए थे, लेकिन और भी जैसे गूगल प्लेटफॉर्म्स थे उस पे। अब 2014 से लेकर के अगर हम बात करें 2021 की, तो 2021 में जो हमारे पास सोशल मीडिया का जो ड्राइव व जो पेनिट्रेशन हुआ वो 14 करोड़ जनता से लेकर के 55 करोड़ जनता हो गई। जी। तो ये जो ड्राइव है ये बहुत तेजी से इंक्लाइंड हुआ है 60 डिग्री के लेवल पे। और 2022 का प्रोस्पेक्ट जो सोशल मीडिया ड्राइव है वो अराउंड 75 करोड़ पॉपुलेशन के ऊपर है जी। और उसमें 80% जो पॉपुलेशन है वो यूथ है। तो ये डेफिनेटली सभी पॉलिटिकल पार्टीज को पता है कि हम कैसे चीजों को प्रोपेगेंडेट करें, वहां पर किस तरह से अपने कंटेंट्स को प्रेजेंट करें, किस तरीके से इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करें। और हर व्यक्ति की रीच आज उसके मोबाइल पर है, मतलब हर टेक कंपनी की रीच, चाहे वो गूगल हो, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो ट्विटर हो, लिंक्डइन हो, सारी कंपनियां
आपसे आपके मोबाइल से डेटा निकाल रही हैं, फेच कर रही हैं, आपकी बाइंग हैबिट से लेकर के आपकी लिविंग हैबिट तक का डेटा उनके पास अवेलेबल है। आप कौन सा एड देखते हैं, आप कौन सी साइट सर्फ करते हैं, आप कौन सी पॉलिटिकल पार्टी का कैंपेन लाइक करते हैं, आप किस हीरो को लाइक करते हैं, आप किस सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, कहाँ शॉपिंग करने जाते हैं, ये सारी स्टैटिक जो है आज बड़ी बड़ी कंपनियों के पास है, मेजरली चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो गूगल हो, चाहे वो ट्विटर हो। महेंद्र जी, देखिए, अब मैं ये नहीं कह सकता कि आप सबसे बड़े आरोपी हैं, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि जो टैबलेट बांटे गए हैं उत्तर प्रदेश में छात्रों को, उसमें लिखा हुआ आ रहा है जब डिवाइस चालू करते हैं कि ये डिवाइस प्राइवेट नहीं है, यानी कि इसका उपयोग कहीं और से भी निर्धारित है। तो सबसे बड़ा तो आप ही के ऊपर है कि आपने सोशल मीडिया का जमकर यूज़ किया है, और विपक्ष ये भी कहता है कि मिसयूज भी आपने ही किया है। अब स्पष्ट भी आप ही करेंगे कि यूज कैसे किया है और मिसयूज कैसे हुआ है। देखिए, जहां तक ये टैबलेट्स को लेकर वो अपना दुष्प्रचार जो है, वो भाजपा के पास, उनके पास कोई और मुद्दे रहते नहीं है। विकास के मामले में जो भी डेवलपमेंट के काम है रहे हैं, एक घर घर तक जा रहे हैं, इनके ऊपर जब ये बात करते हैं तो यहाँ पे वो पीछे रह जाते हैं। अगर हम किसी भी आंकड़े को उठा के देखेंगे तो इनके पास ये छोटे छोटे मुद्दे रहते हैं, और ये अपने एसी रूम्स में बैठ के जो है वो वहां पे कुछ लोगों की सहायता लेके, सिर्फ इतना सा है, अगर इनसे आप ओपनली डिबेट्स में जाएंगे तो इनके पास बहुत सी चीजों को लेके विजनलेस है, कोई इनके पास विजन है ही नहीं है कि वो करना क्या चाहते हैं लोगों के लिए। महेंद्र जी, एक बात पूछ लूं बीच में, मैं ये कह रहा था कि वो एसी रूम में बैठे हैं, तो आपने कौन से खेतों में कंप्यूटर लगवा रखे हैं? आपके भी एसी रूम में लगे होंगे डिवाइस हैं, मेरे को जहां तक जो भी डिजिटल सेंटर होंगे। जी, मैं आपको मेरा कहने का ये है कि हमारी पार्टी जो है वो सोशल मीडिया का जो इस्तेमाल कर रही है, वो लोगों में एक जागरूकता भी ला रही है कि देश में किस दिशा में हमने जाना है। आज जब देश की सिक्योरिटी की बात आती है तो हैं ये सोशल मीडिया और इन सारे इस्तेमाल करके देश में अराजकता और अपने ही देश को डिफेम करने के लिए सोशल मीडिया का उपयोग करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता देश की सेना के शौर्य की बात करते हैं। देश में कि एक बुलेट प्रूफ जैकेट तक के लिए भी बाहर से इंपोर्ट होता था। आज हम सोशल मीडिया के माध्यम से बताते हैं कि आज डिफेंस के लिए हम इंपोर्टर से एक्सपोर्टर बनने जा रहे हैं। विपक्ष जो है वो हर चीज में उस तरीके से जाता है। हम कहते हैं कि आप राजनीति करो, पर देश के जो सुरक्षा से दिन है, आप कम से कम उन मुद्दों पे तो राजनीति मत करो। जब आपको पता है कि सभी के लिए वैक्सीनेशन जरूरी है, तो इनके कुछ नेता निकलते हैं और वो दुष्प्रचार करते हैं, पहले तो भय फैलाते हैं। हमारे नेता वहां लोगों के बीच में आते हैं, ग्राउंड पे उतर के सेवा करते हैं। वो उनको बताते हैं कि आप घबराइए नहीं, हम हैं, हम राशन दे रहे हैं फ्री में, हम बाकी चीजें, ऑक्सीजन के मामले में देख दिल्ली में क्या नहीं हुआ, बाकी और जो अपोजिशन के जितने भी स्टेट्स थे उन्होंने मिस इन्फॉर्मेशन दी, उन्होंने पूरी जगह हवा फैलाया, लोगों में पैनिक क्रिएट किया कि वहां पे ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है। जब सुप्रीम कोर्ट आए तो उन्होंने कहा ये है कि विपक्ष जो है वो इसका, और सबसे बड़ा जो दुर्भाग्य ये है कि वो इस सारे के सारे काम को लेके जो है वो देश को और बाकी सारी हमारी विरासत को, हर चीज को दांव पे लगाने को तैयार है। लेकिन महेंद्र जी देखिए, किसी घर के सारे दरवाजे आपने खोल दिए हैं, सारे पर्दे हटा दिए हैं, हवा तो चारों तरफ से आएगी। फिर हवा को थोड़ी वर्गीकृत क्लासिफाइड किया जा सकता है कि इधर वाली हवा ठीक है, इधर वाली गलत है। विचार सब जगह से आएंगे। फिर विचारों के लिए आपने उन्मुक्त एक पूरा स्टेशन बना दिया है, तो वहाँ सब विचार आएंगे। मैं आऊँगा आपके पास। वरुण जी देखिए, विपक्ष के ऊपर ये आरोप है कि आप एसी कमरों में बैठ के और देश की स्थिति बिना समझे सोचे और राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालने का काम करते हैं। त्रिशूल जी, जितने भी हथियार जिससे लेके इन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक करी, अटल जी ने कारगिल युद्ध किया, सब कांग्रेस के जमाने के लाए थे, चाहे बोफर तोप हो, चाहे मिराज 2000 हो, कोई भी विमान हो।
टेक्नोलॉजी जब राजीव गांधी ला रहे थे, आपको याद होगा अमेरिका ने भी सुपर कंप्यूटर की बात पे 301 धारा लगा दी थी, और फिर राजीव गांधी ने यहाँ पर बनवाए। सैम पिट्रोडा अमेरिका रहते थे। डिजिटल जो टेलीफोन एक्सचेंजेस हैं, वो C-Dot टेलीफोन एक्सचेंजेस सैम पिट्रोडा ने जिसका आविष्कार किया था, उसको लाके हिंदुस्तान में गांव गांव में टेक्नोलॉजी लगाई। इंदिरा जी जब उनकी डेथ होने लगी, उससे पहले आपको ध्यान होगा रोज एक ट्रांसमीटर लगाती थी टीवी चैनल के। तो एडवांसमेंट तो जो सोच है, जो विजन है राजीव गांधी का थे, तो विरोध कर रहे थे कंप्यूटर का जम के। इन्होंने, आपको ध्यान होगा, मुझसे कहीं ज्यादा संसद तक को अवरोधित किया। कई इन्होंने अपने जितने भी जुगाड़ करे भाई कंप्यूटर को नहीं लाया जाए भारत में, आज उसी का उपयोग करके उसी से दम भर रहे हैं कि साहब हमने डेवलपमेंट किया। भाई आपने डेवलपमेंट किया होता तो रोटी रोजगार महंगाई कैसे हो जाती इतनी। भाई आपने भी इनसे प्रश्न किया, भाई एग्रीकल्चर क्षेत्र में क्यों नहीं ले गए, कंप्यूटराइजेशन क्यों नहीं किया? सारा कंप्यूटराइजेशन पूंजीवादियों के हाथ में हो गया। दूसरा मैं कह रहा हूँ, अगर हम तो लाए ही लाए, अगर आप 7.5 साल में आप ही लाए होते तो कोई सर्च इंजन तो बनाते, कोई गूगल फेसबुक खुद का तो बनाते। चाइना ने प्रतिबंध लगा खुद के बना रखे, रशिया ने बना रखे, फिर आप कैसे? मैं कह रहा हूँ न्यूजीलैंड जैसे छोटे से देश में सर्च इंजन है, आपने क्या करा 7.5 साल में? वो जवाब दो। हर बात में भाई विपक्षियों ने ये कर दिया, अरे हमने किया, जब भी तो आप राज में आनंद ले रहे हो। आपने जो 2014 में सोशल मीडिया का आनंद लिया, टेक्नोलॉजी का, और राजीव गांधी का एडवांसमेंट किया, वही तो उन्हीं का तो विजन था। आज भी उन्हीं का विजन है। आधार कार्ड मनमोहन सिंह के टाइम आप विरोध करते थे, आप उसी इस्तेमाल कर रहे हो। अब जो बार बार ये कहते हमने फ्री अनाज दे दिया, भाई फ्री आपने कुछ नहीं दिया, मिडिल क्लास की जनता से काट लिया। इसलिए कोई भी, अगर चाहे मेरी पार्टी हो फ्री की बात करती है, उसके मैं किसी भी सहमति नहीं जता सकता। फ्री कोई नहीं दे सकता, कहीं ना कहीं इधर उधर से काट पीट के आप देते हो। ये खाली जगलरी है जनता को मूर्ख बनाने की। IT एक्ट भी हम ही लाए, आप तो उसको प्रॉपरली, मैंने कहा ना, जुडिशरी, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव को दौड़ा ही नहीं पा रहे हो जितना एडवांसमेंट टेक्नोलॉजी का। और अभी हमारे एक्सपर्ट साहब ने जो बताया, बहुत बढ़िया बात बताई त्रिशूल साहब, ये सारा डेटा हमारा बिल्कुल हमारी लाइकिंग तक, हम साल में कितनी बार शॉपिंग करते हैं, किस प्रकार का कपड़ा खरीदते हैं, ये सब डेटा गूगल के पास चला गया। अब वो विदेशी चाहेंगे जैसे कंट्रोल करेंगे। तो आज ये सोशल मीडिया को, जो हमारे 464 मिलियन यंग जनरेशन है, उसको इन्फ्लुएंस बीजेपी के माध्यम से विदेशी करने लग जाएंगे। जब आप क्या करोगे? आप मुझे बताइए, पूंजीवाद को क्यों लाना चाहते हो आप? पूंजीवाद, निजीकरण क्यों लाना चाहते हो? ये टेक्नोलॉजी आप बिगर निजीकरण के भी उपयोग में ले सकते हो। तो ये जो चीजें है ना, आम जनता के जो प्रश्न है, उस पर उत्तर देना चाहिए। बार बार जो आरोप लगा रहे हो, आप तो कोई समझेगा नहीं इस बात को। तो सारी चीज कांग्रेस के जमाने में, मैं कांग्रेस का क्रेडिट नहीं ले रहा, फिर एक विजन होता है आदमी का। तो राजीव गांधी का विजन था, आज उनका स्मरण करना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, कोई गलत बात ही नहीं है। मैं आता हूँ आपके पास। कुछ कहना चाह रहे हैं महेंद्र जी? मैं आ रहा हूँ अनूप जी आपके पास, महेंद्र जी की बात सुन लूं, जरा बताइए। कि राजीव गांधी जी कंप्यूटर लेके आए, बहुत अच्छी बात है। ऐसा नहीं है कि सारे काम हम कहते हैं हम ही कर रहे हैं। जो गति, जो जिस नियत और होने चाहिए, उसको लेके जो ये राजीव गांधी जी का ही कोट था। आई थिंक, मैं अगर गलत नहीं हूं, कि वहां से अगर पैसे चलते हैं तो 15 पैसे जो है ग्राउंड में पहुंचते हैं। आज वहां से जो भी पैसा चलता है, पूरे का पूरा पैसा सीधा डायरेक्ट अकाउंट्स में जाता है। ये डिजिटल क्रांति जो है, वो आप देखें कि मोदी जी सरकार ने किया है। दूसरी बात ये है कि ये कहते हैं कि, ठीक है सर, मैं आऊंगा, बराबर समय में आऊंगा। खरबों का जो बजट है, नहीं, एक वो हमारी कंप्यूटर से लेके मोबाइल तक जो है, वो 2014 से पहले के डाटा निकाल के देख लीजिए, कितनी कंपनियां थी, कितना मैन्युफैक्चर यहाँ हो रहा था। इन्होंने पूरे के पूरे देश में बाहर से ही आयात को हब बना रखा था इंडिया। आज अगर हम देखेंगे, सैमसंग का आई थिंक सबसे बड़ा प्लांट यहाँ पे है, 200-250 से भी ज्यादा कंपनियां हमारी यहाँ पे है, और वो सस्ते रेट पे हमें यहाँ चीजें मिल रही हैं। इनका विजन कहाँ पे है? इन्होंने एक शुरुआत कर देते हैं, उसके बाद विजन कहीं नहीं है कि उसको ग्राउंड तक कैसे लेके जाना है। ठीक है। चलिए वरुण जी, कुछ जल्दी बता दीजिए, क्योंकि फिर समय में अन्याय हो जाता है सबके साथ। जी नहीं, मैं समय में अन्याय नहीं करूंगा, जल्दी बात करूंगा। मैं कह रहा हूँ, देखिए, ये जो आंकड़ों की बात कर रहे हैं आप, 2014 से पहले आंकड़े निकाल लीजिए, कितनी भारतीय कंपनियां थी, और 7.5 साल में कितनी भारतीय कंपनियां बंद हो गई, जिससे आपके बेरोजगारी बढ़ गई। आप सैमसंग को लाए, सैमसंग तो विदेशी कंपनी है, भारतीय कंपनियां कहाँ गई? BPL वगैरह सब थी, वो कहाँ चली गई? आप इनसे पूछिए, ओब्लिवियन में चली गई भारतीय कंपनियां। चाइना को बेसिस बनाया है आपने, जो आपकी जमीन हड़प रहा है, आपका दुश्मन है। आपने चाइना पे सबसे, आपका चाइना का कितना 1/6 बजट हमारा साल का, वो आपने चाइना से घाटा खा रहे हो। वरुण जी, दर्शकों को थोड़ी बहुत जानकारी मिल जाएगी, ये तो आरोप लगते रहेंगे। मोहित, अनूप जी,
अनुप जी, मैं ये जी। जानना चाहता हूं कि ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये पेगासस टाइप से जो चला, ये क्या घातक रूप है? और दूसरा, क्या हम कहाँ रोक पाएंगे? कहाँ एक उसका एक बैरियर कहाँ है कि ये बैरियर है, यहाँ पर रोक सकते हैं गलत चीजों को? अगर मैं बात पॉइंट बाय पॉइंट करूं, जी। मैं भाजपा के प्रवक्ता जी को भी सुन रहा था और कांग्रेस की तरफ से डिफेंस भी सुन रहा था। देखिए, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जो है, जो रूलिंग गवर्नमेंट होती है वो उसको बखूबी करती है। ये कांग्रेस के लिए बैक पॉइंट था कि जब कांग्रेस चुनाव लड़ने जा रही थी उस वक्त टेक्नोलॉजी को उन्होंने उतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया, तो वो थोड़ा सा लैग कर गए। और अब हम अगर बात करें मोबाइल पे एआई की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसेस की, या जो बिग डेटा जो आ रहे हैं, जो गूगल यूज करता है, बिग क्वेरी डेटा, जहाँ पे सारे सेंटिमेंट, सारे इंफॉर्मेशंस वो स्टोर करता है, सारे सेंसेक्स स्टोर करता है, तो ये तो अब कहीं रुकने वाला नहीं है। पूरी दुनिया में अगर किसी चीज की वॉर अगर होगी तो वो वॉर होगी इंफॉर्मेशन की, डेटा की। और कहीं ना कहीं चाइना इसी वजह से वो लीड करता है बहुत सारे मैटर्स पे, क्योंकि उसके यहाँ इनकमिंग है, आउटगोइंग नहीं है। तो वो डेटास तो ले लेता है। जैसे अगर कोई सर्वर चाइना में स्टैब्लिश है तो बहुत पहले की बात है, 2012 की बात है, जिसमें चाइना ने जीमेल का सर्वर हैक कर लिया था और 40 मिनट तक उनके जितने भी कम्युनिकेशन वर्ल्ड वाइड हुए उसको उसने स्टोर कर लिया। तो आने वाले समय पे जितने भी डेटा फाइट्स होंगे, जो भी इश्यूज क्रिएट होंगे, वो होने वाले हैं जो आपके यूजर डेटा पे ही हैं। अब उस डेटा को कौन सी कंपनी, कौन सी पार्टी, कौन सा दल कितने फास्ट और अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकता है, वो उसकी जीत का काफी कुछ रास्ता तय कर देगा। अब बात आती है पेगासस पे, तो डेफिनेटली इस तरह के टूल्स बहुत हानिकारक हैं। और पेगासस ही क्या, मतलब अगर आज आपकी जितनी भी इंटरनेट प्रोवाइडिंग कंपनीज है, उनको पता है कि आप क्या बात कर रहे हो, किससे बात कर रहे हो, क्या सुन रहे हो, क्या सर्च कर रहे हो, तो दे हैव ऑल द डेटास। तो उस पे आप रोक लगा ही नहीं सकते, क्योंकि आपका जो मोबाइल है वो आपके अगर आपका मोबाइल कनेक्टेड नहीं है तो भी वो आपकी डेटास को सुनता है, जो आपकी कन्वर्सेशंस पे है उसको रिकॉर्ड करता है, उसको देखता है वो, क्योंकि उससे वो बेहतर ऐड, मतलब गूगल और फेसबुक का ऐसा कहना है कि वो इसलिए रिकॉर्ड करते हैं क्योंकि उससे आपको बेहतर ऐड डिलीवर कर सकते हैं वो। ठीक है अनुप जी, एक बात और अगर जानना आप चाहेंगे आपसे। जी 2014 के बाद आईटी इंडस्ट्री में कितनी ग्रोथ हुई है और उससे पहले क्या हाल था? देखिए, आईटी इंडस्ट्री सेपरेट पार्ट है सोशल मीडिया इंडस्ट्री से। ठीक है। आईटी इंडस्ट्री जो जैसे चल रही थी उसी तरीके से ग्रोथ कर रही है वर्ल्ड वाइड। नए ऐप, नए टेक्नोलॉजीज डेवलप हो रहे हैं, नए वेंचर्स इंडिया के अंदर आ रहे हैं। ठीक है। बहुत सारे यूनिकॉर्न्स जिन्हें मैं पिछले कुछ दिन में देख भी रहा था, नोटिस कर रहा था, देश के प्रधानमंत्री जी ने भी इस पे बहुत गौरवान्वित स्टेटमेंट दिया कि बहुत सारे यूनिकॉर्न्स देश के अंदर आ चुके हैं। लेकिन उन्होंने एक फैक्ट बहुत धीमे से छुपा लिया। 79 यूनिकॉर्न्स इंडिया के अंदर काम कर रही हैं, जिसमें 54 यूनिकॉर्न्स चाइना की कंपनियों के द्वारा फंडेड हैं, जो इंडिया के अंदर निवेश कर चुके हैं। तो ये तो सर फिर चाहे आप उड़ान ऐप ले लीजिए, चाहे आप पेटीएम ले लीजिए, चाहे आप जोमेटो ले लीजिए, स्विगी ले लीजिए, इस तरह के तमाम ऐप, जो बाइजू ले लीजिए, जो आपके हर मोबाइल में घुसा हुआ है, वो चाइनीज कंपनी द्वारा फंडेड है। हम चाइना को तो बॉर्डर पर रोकने का काम कर रहे हैं, लेकिन चाइनीज कंपनियों को हम यूनिकॉर्न्स के थ्रू जो है वो देश के अंदर इनपुट करा दे रहे हैं। ठीक है। आगे 10 साल बाद जब यही कंपनियां जाइंट कंपनियां बन जाएंगी, तब आप उन्हें क्या करोगे? ठीक है। तो भारत का जो मैकेनिज्म है, जो स्टार्टअप इंडिया सपोर्ट है, उस स्टार्टअप इंडिया सपोर्ट में इंडिया ने कितना सपोर्ट किया? जो आपका मुद्रा योजना है उसमें 21,000 करोड़ रुपए एनपीए हो चुके थे 2020 तक। जी बिल्कुल। ये पैसे किसको दिए गए? तो क्वेश्चंस बहुत सारे हैं बीजेपी के साथ,
और बहुत सारे हैं कांग्रेस के साथ। इस पे ब्लेम गेम में नहीं फंसना चाहिए, बजाय इसके कि वी शुड हैव अ फाइनल कंक्लूडेड एक स्टेटमेंट होना चाहिए बड़े सरकार की सुधारों की तरफ ओर से कि आगे हाँ बढ़ना ये चाहिए। हमारे 21,000 करोड़ रुपए गए, कहाँ गए, ठीक है क्यों महेंद्र जी। एनपीओ हो गए। महेंद्र जी देखिए, कोई राजनीतिक सवाल नहीं है ये, इन्होंने एक प्रश्न किया है और निश्चित रूप से आपसे ही इसका जवाब बनता है। 21,000 करोड़ रुपए कहाँ चले गए, और क्या हमें बड़े सुधारों की ओर नहीं बढ़ना चाहिए? क्या जो यूनिकॉर्न्स डेवलप हो रहे हैं उसमें चाइना की एंट्री नहीं हो रही है, और हो रही है तो क्या वो घातक नहीं है? देखिए, मैं इनकी बात से कहीं ना कहीं सहमत हूं कि जिस तरीके से जो इंडिया और चाइना के अगर इकोनॉमीज को देखेंगे तो बहुत बड़ा अंतर नहीं था। क्या ऐसा कारण रहा कि जो डिसीजन में एक बहुत बड़ा कलेक्टिव फेलियर क्या एक्सेप्ट करेंगे कांग्रेस के प्रवक्ता और कांग्रेस की लीडरशिप कि उन्होंने वो माहौल देश में पैदा नहीं होने दिया, उन्होंने वो नीतियां यहाँ पर औद्योगिक नीतियां यहाँ नहीं बनने, युवा अध्यक्ष वहां जाके गुपचुप मीटिंगें करते हैं और सारा का सारा इम्पोर्ट है, सारी चीजें बंद करके उनको कहेंगे कि हमारे पास, हम तो बना नहीं सकते पर हम वहां से यूज नहीं करते। और दूसरी बात यह है कि मोदी जी ने नीति ये बदली है कि आप यहाँ पे आके इन्वेस्ट करेंगे, यहाँ पे कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगाएंगे तब हम आपके प्रोडक्ट को एक्सेप्ट करेंगे, अदरवाइज आप जितना मर्जी। ठीक है महेंद्र जी, देखिए जवाब आप ही से बनता है, और ये जो सवाल के आप जवाब दे रहे थे, जो अनूप मिश्रा ने जो गंभीर सवाल किए हैं कि वाकई में जिम्मेदार, ये कोई ब्लेम गेम नहीं है, लेकिन जिम्मेदारी से जवाब भी चाहिए देश को। जी देखिए, अनूप जी का एक कंसर्न बिल्कुल कि हमें एक जिम्मेवार देश के नागरिक होने के नाते और हम सत्ता में हैं तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ जाती है। मैं अभी आपको एक आंकड़ा और बताता हूँ। जिस तरह से अगर आप 2014 में पेटेंट्स का भी, मोदी जी ने कल परसों भी, आप भी बता रहे थे प्रधानमंत्री जी, 3 या 4 हजार पेटेंट्स जो हैं वो हमारे होते थे। आज हमारे 20-25 हजार पेटेंट अभी 2021 में फाइल हुए हैं। क्या रीजन है कि हमारी बहुत सी चीजों पे जो है वो विदेशी, जो जितनी भी टेक्नोलॉजी है, क्यों नहीं ऐसा माहौल दिया गया कि जो भी इनोवेशन, जो भी चीजें हमारे युवा यहाँ करना चाहते थे उनको वो संरक्षण क्यों नहीं दिया गया? अगर वो सही समय पे कांग्रेस के जमाने में जो उन्होंने 70 साल बहुत बड़े ब्लंडर्स किए हैं, अगर वो किए होते तो मेरे को लगता है कि आज बड़े बड़े कंपनियों कुछ पूछना चाह रहे हैं आपसे अनूप जी। जी जी महेंद्र जी, मेरा कंसर्न ये नहीं है कि जो पेटेंट्स फाइल हुए हैं वो नहीं होने चाहिए, बहुत अच्छी चीज है, पेटेंट्स फाइल होने चाहिए, और भी ज्यादा फाइल होने चाहिए, और भी ज्यादा युवाओं को सोचने का मौका मिलना चाहिए और उनको अच्छा करने का मौका मिलना चाहिए। मुद्दा ये है कि जब वो पेटेंट्स फाइल हो जाते हैं और जब उस ऐप को डेवलप करने के लिए, फर्दर ग्रोथ करने के लिए उस युवा को कहीं बाहर निकलना पड़ता है, किसी इन्वेस्टर्स के पास जाना पड़ता है, एंजल इन्वेस्टर के पास जाना पड़ता है या वेंचर कैपिटलिस्ट के पास जाना पड़ता है, तो वहां पर चाइनीज कंपनियों के अलावा भारतीय कंपनियां क्यों नहीं खड़ी होती हैं? सिर्फ चाइनीज कंपनियां क्यों उन्हें फंड करती हैं, भारत की कंपनियां क्यों नहीं करती हैं, भारत सरकार क्यों नहीं करती है उन्हें फंड? जी देखिए मैं इसमें ऐसे इनिशिएटिव है जो ले रही है ताकि नए से नए जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं, जैसे हम एंजल ये फंड आप बात कर रहे हैं स्टार्टअप्स में, तो 2020 और 21 में देखें तो बहुत बड़ा फर्क है। जो फंडिंग इन यूनिकॉर्न्स में आई है वो बहुत बड़े लेवल पे आई है। देखिए हमारे इसमें पिछले 5-7 साल में ऐसा माहौल बना है, नई इंडस्ट्री और नई अपॉर्चुनिटी देश के सामने निकल के आ रही हैं और सरकार ने जो है वो इको फ्रेंडली ऐसा माहौल देने की कोशिश की है। अगर आप देखें बहुत सी ऐसे इंडस्ट्री थी जो चाइना से बाहर निकलना चाहती थी, जिस तरह से उनका वहां पे सिस्टम होने की सिचुएशन इंटरनेशनल कंपनीज पे करती हैं, उसको इतना कॉम्पिटिटिव बनाया कि जो सराउंडिंग में कहीं पे भी अगर सोचना है तो वो इंडिया को पहले सोचेंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ा कंज्यूमर बेस है। वियतनाम में, सिंगापुर में या कहीं और इंडस्ट्री लगा के इंडिया में नहीं आएगा। इंडिया, प्रधानमंत्री जी पूरे का पूरा जो है वो ईज ऑफ डूइंग, अगर रैंकिंग में देखेंगे 2014 से पहले और अभी अगर आप देखेंगे तो बहुत बड़ा सुधार हुआ है, जिससे कि भरोसा बन रहा है
नहीं, मैं आपको महेंद्र कुछ जी बात देखिए, बताना चाहता महेंद्र हूं, जी देश देखिए, नई दिशा में निकल चुका है। महेंद्र जी जमीनी स्तर पे वो चीज़ें बहुत ज़्यादा क्रियान्वित नहीं हो पाई है। आप कह रहे हैं, आपकी बात का स्वागत है, आगे सुधार होना चाहिए, लेकिन जो अनूप मिश्रा कह रहे हैं बहुत बड़ा सुधार नहीं है अभी। मैं एक छोटी सी बात आपको बताता हूँ। आप देखेंगे कि डिजिटल पेमेंट्स का जो है वो कितनी बिलियन ट्रांजैक्शन जो है वो हर महीने हो रही हैं, और इसका बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन क्योंकि पिछले कब किया है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो छोटी रेडी फड़ी या छोटे फूड स्टॉल से लेके छोटे छोटे दुकानदार हैं, क्योंकि वो सारा का सारा कैश में लेन देन चलता था, उनकी क्या कैपेसिटी है, क्या चीजें नहीं पता। किसी को लोन देगा तो उसके जो लेन देन है और ट्रांजैक्शन अगर बैंक में होगा उसी हिसाब से वो छोटे व्यापारी से बड़ा व्यापारी बनने में उसको सहायता मिलेगी। देखिए महेंद्र जी, उसकी देखिए ट्रांजैक्शन ये आप जो बहुत कह रहे बड़ा हैं ना, बदलाव जो देश में आने वाला इन्हीं प्रोसेस में। देखिए महेंद्र जी जो आप कह रहे हैं ना, ये अर्थव्यवस्था से जुड़ा प्रश्न है, और जो कैश कम करने की बात थी, कैश बढ़ा है डिजिटल ट्रांजैक्शन की बात। नहीं, डिजिटल ट्रांजैक्शन जो है वो मेरे को लगता है कि आज हम भी अगर घर से निकलते हैं तो वहीं पे अगर शॉपिंग के लिए जाते हैं जहां पे उन्होंने वो बोर्ड लगा रखा था क्यूआर कोड का, तभी वहां रुकते हैं। जी देखिए जो अनूप मिश्रा जो सवाल उठा रहे हैं, ही है। बिल्कुल आ रहा हूं मैं महेंद्र जी। वरुण जी देखिए, अनूप मिश्रा जो सवाल कर रहे हैं वो कितने तर्कसंगत लगते हैं आपको, और कितने जायज हैं, और उनका जवाब मिलना बहुत जरूरी है। देखिए बिल्कुल सही प्रश्न उठा रहे हैं, और हमारे भाजपा के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो बार बार उसको गोल गोल घुमा रहे हैं। आप इनसे ये पूछ लीजिए, आपने बहुत बढ़िया काम किया 7.5 साल में। पहले अटल जी भी, ये तो अटल जी को भी दोषी ठहराते हैं बार बार, 70 साल कहते हैं, हमने तो 50, 55, 54 साल ही राज किया, बाकी जनता पार्टी की सरकार थी, मोरारजी की, अटल जी की, सबको दोषी ठहराते रहते हैं। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, पिछली अभी 1 अप्रैल से लेके 30 नवंबर तक का डेटा आया, आपका कितना व्यापार आपने किया चाइना से, कितना घाटा लगा ये बता दीजिए आप, और 31 मार्च तक कितना हो जाएगा। आपका 35 लाख करोड़ के करीब तो बजट है पूरे देश का, और आप 7 लाख 6.5 लाख व्यापार घाटे पहुंच जाओगे चीन के साथ। ऐसा क्या विकास कर रहे हो आप? और जो बात कर रहे हो आप छोटी छोटी बातों का, मैं कभी भी कोई कार्ड काम में नहीं लेता हूँ, बहुत रेयर लेता हूँ, कैश में लेता हूँ। मेरी माताजी भी कैश में लेती है। हम लोग नहीं जाते गाँव में, किसान कोई कार्ड लेके नहीं घूमता, इंटरनेट नहीं है 70% गाँव में। आप जाके देख लीजिए हालत, अनाज उगाता है तो कोई कार्ड से या टेक्नोलॉजी से नहीं उगता, तो महाराज ट्रैक्टर से, हल से ही उगाना पड़ता है, बोरिंग से ही पानी लेना पड़ता है, सब बिल जाकर नकद ही जमा कराता है, किसान को कोई फायदा नहीं हो रहा है। जो आप डिजिटल कर रहे हो उसका सारा फायदा विदेशियों को हो रहा है। अभी अनूप जी ने ही बता दिया, जो पेमेंट कंपनियां हैं उसमें अधिकतर सारी विदेशी है, सारा आपका बाहर पैसा जा रहा है। आप खाली आप उनको प्रमोट करना चाह रहे हो। हिंदुस्तान की इकोनॉमी कैश पे आधारित है, आप उस कैश को बंद कर दिया, गला घोट दिया आपने कैश का, इसलिए व्यापार खत्म हो गया। जहां तक बात आप छोटे छोटे दुकानदारों की कर रहे हो, मिडिल क्लास बिजनेसमैन की कर रहे हो, वो तो मर गए आपकी नीति से। ये कांग्रेस बीजेपी की बात नहीं कर रहा हूं, आपको मालूम है ये बात मन में, आत्मा के अंदर, कि कितना मिडिल क्लास और कितना छोटा व्यवसायी है वो समाप्त हो गया आपके डिजिटल ऑनलाइन ट्रांजैक्शन से। लेकिन आप फिर भी एक हट आपने कर ली, एक आदमी की हट हो गई कि मैं तो ऐसे करूंगा। वो हट वो नहीं है, वो पीछे से कोई विदेशी हट है, इसलिए आप ये चीज कर रहे हो। क्यों कर रहे हो भाई? जनता जब नहीं चाहती जो चीज को, आप फोर्स क्यों करना चाहते हो? ये लोकतंत्र है, आपको इतने बड़े एक्सपर्ट नहीं। आप अभी बात कर रहे थे कांग्रेस करके जाती कांग्रेस, भाई आप P1 P3 कंप्यूटर आते थे, उस समय i7 नहीं आता था, i7 आता था, हम i7 लाते। ये तो एडवांसमेंट है, एक रास्ते पे हमने डाला। जैसे जैसे विकास होगा, जैसे जैसे चीजें आएंगी, आप i7 आप ले आए थे, अब मान लीजिए i15 कोई प्रोसेसर आ जाएगा, तो जाने कौन प्रधानमंत्री होगा जब वो कह देगा मोदी जी तो कुछ नहीं लाए थे, कुछ नहीं लाए थे। ये परिपाटी गलत है, आपकी जो आर्थिक नीतियां हैं बिल्कुल गलत है, आप उसमें सुधार करो। इसलिए आपने रोल बैक किया किसान बिल। क्यों किया? किसानों का बिल अगर अच्छा था तो रोल बैक नहीं करते, अच्छा था तो। आपने कितने रोल बैक कर रहे हो पिछले से 1 साल में? और सबसे बड़ा, चलिए वो राजनीतिक प्रश्न होगा, आपको वोट चाहिए, आपको सत्ता चाहिए, दूसरी पार्टियों को भी चाहिए। आप मुझे बताओ 1 अप्रैल से कोरोना काल में अभी तक कितना व्यापार घटा चीन से हुआ, और 31 मार्च तक कितना हो जाएगा? देसी सवाल है, मैं तो इकोनॉमिस्ट नहीं हूं। आपका 35 लाख करोड़ का बजट है, 7 लाख करोड़ अगर आप घाटा खा रहे हो, 1/6 1/5 घाटा चाइना से क्यों खा रहे हो? अभी चाइना में आपने, श्रीलंका में आपने 2 बार सहायता की, श्रीलंका आपसे फिर पलट गया। इतने हजारों करोड़ डॉलर की आप सहायता कर रहे हो, चाइना ने पूरा टेक ओवर कर रखा है श्रीलंका को। और अनूप जी ने बहुत बढ़िया बात उठाई है, जो महाराष्ट्र में मेट्रो ट्रेन हो रहे हैं, बड़े बड़े ठेके, सब में चाइना का पैसा है। 5 साल के अंदर आप ऐसा जाल बुंदोगे चाइना के ऊपर कि चाइना के खिलाफ कोई खड़ा ही नहीं हो सकेगा।
आपको ऐसी क्या मजबूरी है, नाम ले देते हो भाई? कहा क्यों नहीं, गया था राहुल गांधी चाइना? आप नहीं, तो वरुण चूल्हा जी, झूल रहे थे। वरुण जी, पॉलिटिकल बात मत करिए इसमें। वरुण जी देखिए, मैं तो बिल्कुल भी ये जो चर्चा है आप भी संभ्रांत और बड़े अच्छे ढंग से कर रहे हैं, हम राजनीतिक चर्चा बिल्कुल भी नहीं कर रहे, लेकिन ये बड़ा गहरा सवाल अनूप मिश्रा जी ने उठा दिया है कि 21,000 करोड़ रुपए का कहीं ना कहीं तो कोई हिसाब होना चाहिए कि कहाँ चले गए। वैसे थोड़ा सा मुझे और विश्लेषण में बता दीजिए अनूप जी, 21,000 करोड़ कैसे और कहाँ खर्च हो गए और क्यों खर्च हुए और उसका आज असर क्या दिखता है? देखिए सर, जब मुद्रा योजना लॉन्च हुई हम्म, तो उसमें अनसिक्योर्ड लोन्स दिए गए बैंकों के मार्फत, हम्म, छोटे छोटे काम करने के लिए, हम्म, ठेले लगाने के लिए। हम्म, तो इसमें जो अधिकतर लोन बटे, हम्म, वो लोन जो है पर्सनल रिलेशंस पे दे दिए गए। हम्म, बिना सिक्योरिटी के लोन्स थे, बहुत सारे लोगों को ऐसे ही मिल गए। हम्म, 5,000, 10,000, 50,000 तक के लोन को तो मतलब आंख मूंद करके बांटा गया। हम्म, अब हमारे पास जो योजना थी वो ये थी कि हम इससे स्टार्टअप्स को तैयार करेंगे, स्वरोजगार की भावना को डेवलप करेंगे और लोगों को इससे आगे बढ़ाएंगे। हम्म, आप किसी को पैसा दे दीजिए। मैं बहुत बेसिक, स्टार्टअप फेलियर का एक बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है हम्म, कि कोई भी स्टार्टअप पहले 5 साल के अंदर अगर सरवाइव नहीं कर पाता तो वो फेल हो जाता है। हम्म, स्टार्टअप, बहुत बड़े बड़े लोगों का कहना है, मैं खुद भी कई स्टार्टअप चलाता हूं, लेकिन मेरा एक मानना है कि स्टार्टअप पैसे से स्टार्ट नहीं होता है, गाइडेंस से स्टार्ट होता है, हम्म, विजन के साथ स्टार्ट होता है। हम्म, आपने लोगों को पैसे पाने के तरीके तो बता दिए, हम्म, लेकिन उस पैसे को सस्टेन कैसे करना है, उसको ग्रो कैसे करना है, उसको मेटरलाइज कैसे करना है और उसको रिटर्न कैसे करना है, इसके पीछे आपके पास कोई स्ट्रेटेजिक मूवमेंट नहीं था। आपने उसकी 1% की तैयारी नहीं की। आपने स्किल इंडिया चलाया, उस स्किल इंडिया के अंदर एक भी ऐसा स्किल नहीं डेवलप हुआ जो स्टार्टअप्स को तैयार कर पाए, स्टार्टअप्स को समझा पाए कि आपको करना कैसे है। आपने मशीनरी तो खरीदी उस पैसे से, उस मशीनरी से प्रोडक्शन करोगे तो बेचोगे कहां पे, उसकी मार्केटिंग कैसे करोगे, उसके लिए कंज्यूमर्स कैसे लेकर के आओगे। अनूप जी मैं आपको बता दूं कि NULM और RSLDC की QC जो क्वालिटी रिपोर्ट होती है वो महेंद्र जी, जो NULM और RSLDC है जो स्किल डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे हैं अर्बन और रूरल सेक्टर में, आपको पता है कि जो टेक्निकल और फाइनेंशियल सेक्शन के बाद जो उनका क्वालिटी सैंक्शन होती है वो नहीं हो पा रही है और उसका पता नहीं है कुछ भी। और अनूप जी जो कह रहे हैं ना कि 21,000 करोड़ खर्च हो गया और आपको पता नहीं है कि सस्टेन कैसे होना था, अब आप ये बता दीजिए कि ये कैसे हुआ। देखिए मैं मानता हूं एक फिगर 21,000 करोड़ की अनूप जी ने बताई है। 2019-20 से 19 से 21 के बीच में लगभग 11 करोड़ से ज्यादा लोगों को ये लोन डिस्ट्रीब्यूट किए गए और इनका जो अमाउंट है वो 6.5 लाख करोड़ के आसपास है। देखिए हम बहुत से लोगों को अगर बिजनेस पिछले 1-2 साल से देश में माहौल ऐसा है जिससे कुछ चीजें स्टक हुई होंगी, तो 21,000 करोड़ में अगर कुछ लोग नहीं कर पा रहे हैं अगर किसी वजह से, तो मुझे पूरा विश्वास है ये आम लोग हैं जो छोटे छोटे काम धंधे कर रहे हैं, किसी वजह से नहीं है, वो सरकार या बैंक से इसको फॉलो अप करेंगे और ये मेरे को पूर्ण विश्वास है कि ये सारा का सारा जो है वो इनके काम दोबारा से ट्रैक पे आएंगे और ये पैसा ही वापस आएगा सिस्टम में। पर आप ये देखिए कि अगर हम सारे के सारे इन लोगों को एक माहौल दिया गया कि ये पैसा शायद ये पैसा बिल्कुल ऐसा है कि आप दोबारा कुआं खुदवाएं और पानी निकल आए उस पर। अनूप जी कुछ कहना चाह रहे हैं? सर इस पे ये NPA हो चुका है सर, ये 2019-20 की रिपोर्ट है, फाइनेंशियल ईयर 19-20 की, ठीक है। उसके बाद कोरोना आया, कोरोना के बाद के भी स्टैटिक्स मेरे पास नहीं है, अभी हो सकता है कि उसके भी स्टैटिक्स आ जाए, पर ये डेफिनेटली 19-20 के जो आंकड़े थे ये बढ़ करके ही आएंगे। दूसरा कि जितने भी इनसिक्योर लोन्स थे वो सारे के लोन्स जो है वो डेप्थ हो चुके हैं, NPA हो चुके हैं, उसको रिकवर ही नहीं किया जा सकता, वो लोग कहाँ गए पता ही नहीं है, तभी तो रिकवर नहीं कर पा रहे हैं। महेंद्र जी मैं जो QC की नहीं, मैं आपको यूटिलिटी सर्टिफिकेट की बात कर रहा था। जो यूटिलिटी सर्टिफिकेट्स हैं वो नहीं पहुंचे हैं स्टेट्स के अभी तक भी और वो कह रहे हैं कि NPA हो चुके हैं, वो लोग पता ही नहीं है। तो फिर स्ट्रेटेजी तो कुछ होनी चाहिए ना। कांग्रेस तो नहीं कर पाई लेकिन आप तो कर रहे हैं, आपको तो करना चाहिए था।
हमारे यहाँ से जो भी योजनाएं हैं वो धरातल पे पहुंच भी रही हैं, लोग काम भी कर रहे हैं। ये छोटा सा जो अमाउंट उसको लेकर अगर 6 लाख 6.5 लाख करोड़ जो है वो पिछले दो सालों में दिया गया, 2019 से 21 के बीच में। अब इसमें से अगर कोई अमाउंट अगर इसमें से रहता है तो हम उनको पिन पॉइंट ये नहीं कर सकते कि ये क्यों हो गया। हमें तो 100% सक्सेस चाहिए। 11 करोड़ लोगों में से अगर वो छोटे मोटे उनके काम धंधों में वो पैसा कहीं यूटिलाइज हो रहा है और उनको दोबारा से खड़े होने में अगर वो हेल्प मिल रही है तो उसमें मेरे को लगता है किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। नहीं सर, देखिए सरकार इसके देखिए बारे सर, में प्रयास कर रही है और सर नित ने देखिए, जहां पे भी महेंद्र सरकार जी, जो है वो एक्सपर्ट से सुझाव महेंद्र देती है। जी, जिस मद में जी। पैसा गया है सरकार का, तो ये नैतिक दायित्व है कि उस मद के लिए उस व्यक्ति को ट्रेस किया जाएगा और पूछा जाएगा इस मद में पैसा दिया था, आपने खर्च किया नहीं किया, और नहीं किया तो उसे लौटाइए। और आपने कहा कि राजीव गांधी ने कहा था कि 15 पैसा पहुंचता है 100 पैसा चलता है, यहाँ 100 का 100 पैसा गायब हो गया, तो सवाल तो आपसे करना पड़ेगा ना सर। नहीं, कहाँ पे 100 पैसा गायब हो गया? ये कहाँ है फिर पैसा? कौन सा पैसा? 6.5 लाख करोड़ जो है वो लोगों को 11 करोड़ लोगों में बांटा गया। 21,000 करोड़ अगर ये अनूप जी कह रहे हैं कि कोई एनपीओ हो गया, तो नॉर्मली हम सभी भी काम धंधे करते हैं, एनपीओ होना कोई उसमें गुनाह थोड़ी, को लेके भाग थोड़ी रहा उसमें। अच्छा काम हो रहा है उसको क्रिटिसाइज करने की क्या जरूरत है? ठीक है, वरुण जी कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं बहुत सिंपल सी बात कहूंगा सर। हाँ जी, एक पॉइंट एड ऑन करूंगा सर। जी अनूप जी। सर ठीक है, मैं आपकी आइडियोलॉजी को समझ रहा हूं सर। मैं कोई राजनीतिक पार्टी नहीं हूं, लेकिन मैं आपको सिर्फ फैक्ट बाय फैक्ट्स एस्टेब्लिशमेंट करूंगा। 9,000 करोड़ रुपए जो है विजय माल्या के ऊपर ड्यू थे जी, एनपीए हुए थे। मैं मान के चल रहा हूं कि एटलीस्ट 9,000 करोड़ रुपए में विजय माल्या की कंपनी कुछ नहीं तो देश भर में 50,000 एम्प्लॉइज को रखती होगी। उसके पैसे को आपने रिकवर करने के लिए जब एड़ी से लेके चोरी तक का दम लगा दिया, जिसका इकोनॉमी में मैं कहता हूं कुछ तो परसेंटेज होगा ग्रोथ का। आप एस्टेब्लिश बिजनेसेस को डिमोलिश कर देते हो, उनको आप कोई छूट नहीं देते, लेकिन वहीं पे जो इस तरह के लोन्स होते हैं उनको आप बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हो। वो 9,000 करोड़ था, ये 21,000 करोड़ है। ये आपके लिए कुछ नहीं है 21,000 करोड़। 9,000 करोड़ बहुत ज्यादा था, इसलिए उसको भगा दिया गया यहाँ से। दूसरा कि जितने भी डेप्थ है बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स के सर, चाहे वो अब मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, 31,000 करोड़ रुपए के लोन जो बैड डेप्ट थे बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट्स के, उनके माफ कर दिए जाते हैं। तो ये जो एक इम्बैलेंस बना हुआ है ना सर, जो मतलब स्टार्टअप्स के साथ अलग भावनाएं हैं और बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स के साथ अलग भावनाएं हैं, सेलेक्टिव कॉर्पोरेट्स के साथ अलग भावनाएं हैं, ये थोड़ी भावनाएं हमको एस्टेब्लिश करनी पड़ेंगी। दूसरा कि जो आज यूनिकॉर्न्स हैं जिन पे चाइना की फंडिंग है, जो आज यहाँ पे रोजगार डेवलप कर रहे हैं देश के लिए, कल को जब इंडिया चाइना पे अटैक करेगा तो इसकी क्या श्योरिटी है कि चाइना वहां से ये फंडिंग यहाँ बंद नहीं करेगा और यहाँ के लोगों को बेरोजगार नहीं कर देगा जो आज उस स्टार्टअप फंडिंग्स में काम कर रहे हैं। डू वी हैव एनी पॉलिसी, सच काइंड ऑफ पॉलिसी साइंड विद द कंट्री? महेंद्र जी, ऐसी पॉलिसी सरकार ने बनाई है कि आप पैसा बैकफायर नहीं कर सकते। हम तो 2 सेकंड लगाते हैं टिकटॉक को बैन करने में। हमने टिकटॉक को बैन कर दिया, बहुत सारे, क्या वो ही बैन कर दें तो? जी महेंद्र जी, फिर क्या होगा? देखिए ये एक देखिए बाहर आज हम सभी से इनवाइट कर रहे हैं कि आइए, इंडिया में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। हमारी कुछ टर्म एंड कंडीशन है, अगर आपको कुछ काम करना है तो यहाँ पे आपको सेटअप करना पड़ेगा। यहाँ पे सेटअप जब करेंगे तो हमारे लोगों को रोजगार भी मिलेगा, अर्थव्यवस्था भी आगे बढ़ेगी। अब रही बात जो भी लोग इन्वेस्टर्स हैं उसमें मेजर स्टेक जिस तरह से हमारे लोग ही मैक्सिमम इन्वॉल्व हैं, और दूसरी बात है कोई इन्वेस्ट कर रहा है तो अपने पैसा डुबाने के लिए तो नहीं कर रहा है यहाँ पे। लेकिन महेंद्र जी देखिए समय समाप्त हो रहा है, लेकिन प्रश्न बड़ा गहरा हो गया है और जवाब भी आपको खोजना होगा और उत्तर भी आप ही को देना होगा। महेंद्र जी, वरुण जी, अनूप जी, आप तीनों का धन्यवाद डिबेट में जुड़ने के लिए। सोशल मीडिया का दुरुपयोग कितना हो सकता है और ये कहाँ से ऑपरेट हो रहा है, ये बहुत गहरा सवाल है। आज चर्चा हम कर रहे थे और चर्चा के भीतर ये गहराई निकल कर आई है कि कहीं ना कहीं
विदेशों से जो ऑपरेट हो रहा है सोशल मीडिया, वो हमें और हमारी युवा पीढ़ी को कहीं ना कहीं पथभ्रष्ट भी कर सकता है और पथ प्रदर्शित भी कर सकता है। लेकिन देखना होगा कि हम उसका कितना ध्यान रख पाएंगे और कितनी निगरानी इस पर कर पाएंगे। बहरहाल देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज़।